नमस्कार दोस्तों, रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। जैसे हमारी 2 दिन से क्लास ऑफ थी, तबीयत खराब होने के कारण हम क्लास नहीं ले पाए। आज हम अपनी क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अपनी एमसीक्यू टाइप में 2 चैप्टर पे बात हो चुकी है। एक था भारत का स्थिति विस्तार से संबंधित और दूसरा चैप्टर था अपना भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश को भी हमने कितने भागों में पढ़ा, 6 भाग डिवाइड किए उसका। उसमें था एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसके अलावा दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान, इसके अलावा तीसरे की हमने बात की प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा अपना पार्ट क्या था, तटीय मैदान। पांचवा पार्ट था अपना मरुस्थल और छठवां पार्ट क्या था, द्वीप समूह। इन सभी के हमने 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी की बात की है। आगे क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है वो क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। आज अपना जो नेक्स्ट 3 नंबर का चैप्टर है भारत की जलवायु अर्थात क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो भारत की जलवायु के संबंध में हम बात करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी पाई जाती है, अर्थात भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, भारत के किस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, भारत के किस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश आज के क्लास में हमने किया है। और आज हम बात करते हैं भारत की जलवायु की। तो देखो, हम बात करें कि जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को ताप कटिबंधों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और उन 3 भागों की बात करें हम तो देखो, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है। उस रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा या विषुवत रेखा। ये सभी नाम किसके हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के। इसके बाद में इसके ऊपर कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ऐसी ही 0 डिग्री के दक्षिण में एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ये दोनों रेखाएं हैं और देखो, 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये भी कौन सा होगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अर्थात 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। इसके बाद में हम बात करें 23.5 से 66.5 के मध्य वाला जो भाग है, इसे बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इस नाम से जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंध। और ये भी कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। अब देखो, प्रश्न कई बार ये भी आ सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री के मध्य पाया जाता है। तो कितने डिग्री है? 23.5 से 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल दो, और दक्षिणी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में देखो, यहां है नॉर्थ पोल और ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ पोल, और यहां पर है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात साउथ पोल। 66.5 दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे बोला जाता है शीत कटिबंध। क्या बोला जाता है? शीत कटिबंध। ऐसे ही 66.5 उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे बोला जाता है शीत कटिबंध। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि संपूर्ण पृथ्वी को तो 3 कटिबंधों में या 3 जोनों में बांटा गया है तापमान के आधार पर। अब देखो, अपने भारत की लोकेशन की हम बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का तो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, बल्कि द्वीप समूह को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 6 डिग्री 45 मिनट से। और भारत का उत्तरी अक्षांश कौन सा है अंतिम, जो इंदिरा कोल से गुजरता है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो अपने भारत की लोकेशन की हम बात करें तो भारत की लोकेशन इस ग्लोब में इस प्रकार पाई जाती है कि जैसे ये अपने भारत की स्थिति है, अर्थात भारत उष्णकटिबंध में भी है। इसके अलावा भारत का हिस्सा किस भाग में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। तो भारत कितने कटिबंधों में है? 2 कटिबंधों में है, अर्थात भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय भी है। लेकिन कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत की जलवायु पाई जाती है, तो भारत की हम जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अब देखो भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि भारत के उत्तर में, अर्थात हमने जब हिमालय पर्वत की बात की थी तो यहां पर पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जैसे इस प्रकार है हमारा वृत्त हिमालय, इसके दक्षिण में है मध्य हिमालय और इसके दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो अब एशिया से अर्थात नॉर्थ पोल से चलकर जो काराबुरान की ठंडी पवनें आती हैं, उन पवनों को हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या कर लेता है? रोक लेता है और उन पवनों को कहां प्रवेश नहीं होने देता? भारत में प्रवेश नहीं होने देता। इसलिए भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रभाव हमें देखने को कम मिलता है। और वह क्यों मिलता है? क्योंकि भारत के उत्तर में उत्तरी हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसलिए भारत की जलवायु का अगर प्रश्न आए तो भारत की जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो देखो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब हम चलते हैं हम प्रथम क्वेश्चन पर कि किस प्रकार से क्या प्रश्न है। देखो सबसे पहला ही प्रश्न है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति हुई है। देखो यहाँ पर मानसून शब्द है, यहाँ पर 4 भाषा दी हुई है, उनमें से पूछा है कि मानसून शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है। तो देखो मानसून शब्द की बात करें तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। इससे बना है अरबी भाषा के मौसम शब्द से। और मौसम शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है मानसून या ऋतु, मानसून या ऋतु। अब देखो हम बात करें कि एक तो शब्द होता है ऋतु और इसके अलावा एक होता है जलवायु। 2 शब्द हैं, एक तो है नाम आया है ऋतु, ऋतु बोल दो या मानसून बोल दो, और एक शब्द आता है जलवायु। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस की बात करें कि जो जलवायु होती है वह तो होती है दीर्घकालीन घटना। कैसी घटना है? दीर्घकालीन घटना। दीर्घकालीन घटना। इसके अलावा ऋतु या मौसम की बात करें तो यह कैसी घटना है? अल्पकालीन। अल्पकालीन घटना। जैसे एक वर्ष में हम बात करें कि हमारी ऋतु परिवर्तन 3 बार होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। लेकिन हम जलवायु की बात करें तो जलवायु का निर्धारण हम 1 साल में नहीं कर सकते। जलवायु का अगर हमें किसी क्षेत्र का निर्धारण करना होगा तो उस क्षेत्र के हमें 30 से 40 वर्षों के डाटा कलेक्ट करने होंगे कि इस वर्ष इस क्षेत्र में कितना औसतन तापमान रहा, यहाँ की जलवायु कैसी रही, इसके अलावा यहाँ कितनी वर्षा रही, यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ का धरातल कैसा है। इन सभी के डाटा कलेक्ट करके 30 से 40 वर्ष के डाटा होंगे, तभी हम किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। ये नहीं कि जैसे मान लो 3 महीने में अच्छी वर्षा हो गई तो हम उस क्षेत्र को तर क्षेत्र का नाम दे सकते हैं, ऐसा
नहीं हो सकता। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि ऋतु या जो मानसून होता है वो अल्पकालीन घटना है और जलवायु कैसी है, दीर्घकालीन घटना है। और ऋतु शब्द किस भाषा से बना है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो मानसून की उत्पत्ति के संबंध में तापीय सिद्धांत की संकल्पना किसने दी। तो देखो यहां पर एक सिद्धांत दिया गया है, तापीय सिद्धांत। कौन सा है, तापीय संकल्पना का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत मुख्य रूप से दिया था हेले ने। किसने दिया था, हेले ने दिया था। अब देखो तापीय संकल्पना क्या होती है, इसकी हम बात करें कि देखो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे तापमान, अगर मान लो किसी क्षेत्र के तापमान की बात करें कि किसी क्षेत्र का तापमान अधिक है तो उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी, सॉरी वहां का वायुदाब कैसा होगा, वायुदाब कम होगा। अगर मान लो किसी क्षेत्र में तापमान कम होगा तो उस क्षेत्र में वायुदाब कैसा होगा, ज्यादा होगा, वायुदाब ज्यादा। अर्थात तापमान व वायुदाब में हम कह सकते हैं कि विपरीत संबंध पाया जाता है। और यह तापीय संकल्पना इसी पर आधारित है। और किस प्रकार है, तो देखो हम बात करें अपने भारत के मैप में कि जैसे मान लो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और एकदम सिद्ध में कब आता है, 21 जून को। अर्थात सूर्य अधिकतम सीधा कहां तक चमकता है, 23.5 तक। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 23.5 डिग्री मकर रेखा तक। अब जैसे ही सूर्य यहां कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो हमारे मध्य भारत में तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। कैसा होगा, यहां तापमान की स्थिति क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब तापमान ज्यादा होगा तो यहां ऑटोमेटिक वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, वायुदाब कम। बल्कि हम दक्षिणी गोलार्ध की, देखो यहां की बात करें तो यहां अगर सूर्य यहां सीधा चमक रहा है तो यहां तक सूर्य की किरणें क्या पहुंच रही हैं, तिरछी। और तिरछी पहुंचेंगी तो यहां का वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब ये पौने यहां से भूमध्य रेखा को पार कर कर उत्तरी गोलार्ध में जाने के बाद में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। अब यहां इस तरफ मुड़ेंगी ये, तो यहां पर कम वायुदाब पाया जाता है। तो पौने किस तरफ चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो इस प्रकार जो पौने भूमध्य रेखा को पार करके आ रही थी वैसे भारत की तरफ घूमने के बाद में जिस तरफ भारत में कम वायुदाब पाया जाता है उस तरफ चलना प्रारंभ कर देती है। तो तापीय संकल्पना यही कह रही है कि जहां तापमान ज्यादा होगा वायुदाब कम पाया जाएगा और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रारंभ होती है या निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यह तापीय संकल्पना किसने दी थी, हेली ने दी थी। और इसकी डिटेल से बात हम जैसे ही थ्योरी टाइप में भारत की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट को या एक एक चैप्टर को खोलकर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते चलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो हमें 4 कारक दिए हुए हैं और इनमें से अगला पूछ रहा है कि कौन से कारक का प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता। तो देखो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो एक तो आता है अपने अक्षांश, इसके अलावा आता है उच्चावच, इसके अलावा आता है हिमालय पर्वत, देखो हिमालय पर्वत की बात करें हम भारत के संबंध में, किसके संबंध में, भारत के संबंध में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइबेरिया से चलकर आने वाली काराबुरान पवनों को हिमालय रोक लेता है और भारत में प्रवेश नहीं होने देता, जिससे भारत का टेम्परेचर ज्यादा माइनस में नहीं जाता। इसके बाद में 4 नंबर की बात करें, समुद्र से दूरी। इसके बाद में 4 नंबर पे है समुद्र से
ऊंचाई। इसके बाद में है 5 नंबर पे दक्षिणी दोलन। इसके बाद में है 6 नंबर पे अल नीनो। के बाद में ला नीनो। ये अनेक कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखो हम बात करें कि भारत की जलवायु को निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो अक्षांशों का प्रभाव भी भारत की जलवायु पर पड़ता है। समुद्र से निकटता या समुद्र से दूरी भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद में पहाड़ों की या हिमालय पर्वत की स्थिति भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन हम बात करें कि महासागरीय धाराएं अर्थात महासागरीय धाराओं का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। देखो कब की बात कर रहा है, ग्रीष्मकालीन मानसून अर्थात जून जुलाई की बात कर रहा है। और जून जुलाई में सबसे पहले जो भारत में मानसून आता है तो भारत की मुख्य भूमि पर आता है मालाबार तट पर। इस पर आता है मालाबार तट पर आता है। और मालाबार तट की बात नहीं करें और एकमात्र राज्य की बात करें तो राज्य आ जाएगा कौन सा, केरल। केरल आएगा। और अगर तट दे दे आपको तो तट आ जाएगा कौन सा, मालाबार तट। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि नाम न देके सीधा ही प्रश्न दे दे अगला कि निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत में मानसून का आगमन होता है, उसमें ऑप्शन में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दे देगा। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति यहां पर है भारत में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारत से अक्षांश क्या है, थोड़ा नीचे है, 6 डिग्री 45 मिनट। तो सबसे पहले यहां मानसून आएगा, भारत में आएगा तो अंडमान निकोबार पर। और उसकी तिथि की बात करें तो लगभग 20 से 25 मई के आसपास। कब आता है, 20 से 25 मई के आसपास आता है। और केरल की बात करें तो केरल में मानसून का आगमन होता है लगभग 1 से 5 जून के मध्य। कब होता है, मालाबार तट पर 1 से 5 जून के मध्य। और दिशा की बात करें कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा क्या होगी, तो देखो दिशा की बात होगी इस प्रकार से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया डायग्राम में कि यह भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में व्यापारिक पवनें अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तरी पूर्वी भारत की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये इसकी दिशा है, अर्थात इस प्रकार से ये पवनें प्रवाहित होती हैं। तो दिशा पूछ रहा है तो दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो मानसून की क्या पूछ रहा है, सामान्य दिशा। तो दिशा की बात करें तो भारत में इसमें दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब। देखो मैंने अभी क्या बताया कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। जहां पर उच्च ताप होगा वहां पर निम्न वायुदाब होगा, और जहां पर उच्च वायुदाब होगा वहां पर निम्न क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं। ये पूछ रहा है कि भारत का ऐसा क्षेत्र जहां पर तापमान तो ज्यादा होगा और वायुदाब कम होगा। तो वायुदाब कम होने के कारण हिंद महासागर में क्या होगा, वायुदाब ज्यादा होगा। और यह निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र उच्च वायुदाब से आने वाली पवनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपनी ओर खींचेगा, अर्थात कर्षण करता है। कौन सा क्षेत्र करता है, तो उस क्षेत्र की बात करें तो देखो दक्षिणी पूर्वी मानसून वाली बात कर रहा है जिससे प्रवाहित होती है। इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसके बाद में व्यापारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं। देखो व्यापारिक हवाएं तो हमारे ग्लोब पर दोनों दिशाओं में 30 से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती हैं, उन पवनों को बोला जाता है व्यापारिक हवाएं। लेकिन अपनी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, यह मुख्य रूप से व्यापारिक पवनों का ही आगे बढ़ा हुआ भाग है। लेकिन भारत में हम इन पवनों की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक बार दोबारा पढ़ो प्रश्न को कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप व निम्न वायुदाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती हैं। अर्थात
जो अपनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो किन पवनों का उद्गम होता है? तो कौन सी पवनें उद्गम होती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों का उद्गम होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? देखो मैंने अभी क्या बताया, जहां हाई प्रेशर होगा वहां तापमान क्या होगा? कम। और जहां लो प्रेशर होगा वहां तापमान क्या होगा? तापमान या टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब देखो जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो हम भारत की बात करें कि भारत में जो पश्चिमी भाग है या उत्तरी पश्चिमी भाग है, इस क्षेत्र में तापमान क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहां लो प्रेशर की स्थिति बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? निम्न वायुदाब की स्थिति बनेगी। तो देखो यहां पर 4 क्षेत्र दिए हुए हैं। कच्छ का रण अर्थात गुजरात से सटा हुआ भाग, इसके बाद में तमिलनाडु, इसमें मुख्य रूप से एक एरिया विशेष दे दिया पश्चिमोत्तर भारत। कौन सा है? पश्चिमोत्तर भारत अर्थात उत्तरी पश्चिमी भारत। जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, इस भाग की बात कर रहा है। जिस क्षेत्र अर्थात इस क्षेत्र की बात कर रहा है, इसमें तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा, जिससे निम्न वायुदाब की स्थिति बनेगी और हिंद महासागर से आने वाली व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना कितना सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? देखो भारत में कम व ज्यादा की बात करें, कम तो होती है लद्दाख में एक क्षेत्र है लेह। कौन सा क्षेत्र है? लेह। और ज्यादा की बात करें तो मेघालय में एक स्थान है मौसिमराम। मौसिम राम। देखो मौसिमराम की जगह पहले क्या नाम आता था? चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में चेरापूंजी की जगह कौन सा स्थान आ गया? मौसिमराम। तो मौसिमराम में भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, बल्कि भारत की सबसे कम वर्षा की बात करें तो भारत की सबसे कम वर्षा लेह में होती है अर्थात लद्दाख वाले क्षेत्र में होती है। तो इसमें ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अमृतसर व शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। और भिन्नता पाई जाने का कारण क्या है? तो यह उस कारण की बात कर रहा है। तो देखो कारण की हम बात करें तो देखो लगभग अमृतसर और शिमला दोनों लगभग 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लगभग अर्थात 31 डिग्री कुछ मिनट हैं, तो लगभग 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे दोनों स्थान हैं। लेकिन क्या बोल रहा है? अमृतसर एवं शिमला दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन देखो अमृतसर में तापमान ज्यादा पाया जाता है, बल्कि शिमला में तापमान कम पाया जाता है। और यह कम ज्यादा पाए जाने का कारण क्या होगा? समुद्र से ऊंचाई। क्या होगी? समुद्र से ऊंचाई। अमृतसर धरातल से कम ऊंचा है, लेकिन शिमला पहाड़ों पर स्थित होने के कारण इसकी ऊंचाई ज्यादा है। और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर क्षोभ मंडल की ओर चलते हैं तो तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और यह तापमान कम होने की दर होती है, वो होती है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। कितना कम होता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। इसीलिए शिमला का तापमान कम होगा अमृतसर की बजाय। तो यहां पर क्या आ जाएगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता अर्थात दोनों की ऊंचाई में भिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। देखो अपने भारत की हम बात करें तो भारत में 2 प्रकार की मानसूनी पवनें चलती हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम और एक चलती है उत्तर पूर्व।
तो देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन तो चलती है ग्रीष्म काल में, और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है यह चलती है शीतकाल में, नवंबर दिसंबर के आसपास। और ये पूछ रहा है किसकी, शीतकालीन मानसून की, कि शीतकालीन मानसून में अपने मानसूनी पवनों की जो दिशा होगी वो इस प्रकार हो जाएगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। बल्कि ग्रीष्म काल में कैसी थी दिशा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब देखो ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं, और आर्द्रता ग्रहण करने के कारण यहाँ तमिलनाडु में पहाड़ियों से टकराती हैं। और तमिलनाडु की पहाड़ियों में हमने बात की थी शिवरोय की पहाड़ियाँ, इसके अलावा जावादी की पहाड़ियाँ, इसके अलावा पालनी की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों से टकराकर यह उत्तरी पूर्वी मानसून तमिलनाडु व इसके आसपास के क्षेत्र में क्या करती हैं, वर्षा। तो देखो उत्तरी पूर्वी मानसून, और उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करें तो किस राज्य में वर्षा करती हैं, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अलावा अगर आपको नाम दे दे कि किस तट पर वर्षा करती हैं, तो तट की बात करें तो कौन सा तट आएगा, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट पर जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु को बोला जाता है एएस जलवायु, अर्थात शीतकाल में वर्षा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो किस तट पर कर रही हैं, कोरोमंडल तट पर। और कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, और इसी के आगे ऐड कर दो कोरोमंडल तट। देखो कई बार ये प्रश्न आया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा किस तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर। यह आपको दे देगा कि कोरोमंडल तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार, तो कौन सी है, एएस जलवायु। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो यहां पर दो दिए हुए हैं हमें कथन कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। देखो इस तरफ से दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर जब हम चलते हैं, जैसे यहां से इस तरफ चलते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं, तो मानसून की अवधि घटती जाती है। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखो कैसे कि भारत के केरल में सबसे पहले मानसून आता है और सबसे बाद में लौटता भी कहां से है, केरल से। तो जहां सबसे पहले आया और सबसे देर से लौट रहा है, तो सबसे ज्यादा दिन तक मानसून किस तट पर रहा, केरल पर। अर्थात यहां पश्चिमी भारत में सबसे अंत में मानसून आता है और सबसे पहले अर्थात मध्य सितंबर के आसपास लौटना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे कम किस क्षेत्र में रहेगा, इस क्षेत्र में। तो जैसे ही हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो मानसून की अवधि घटती जाती है, अर्थात एक नंबर की बात अपनी क्या है, सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृद्धि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब बात कर रहा है किसकी, गंगा के मैदान की। अर्थात गंगा के पूर्वी तट से हम पश्चिमी तट की ओर चलते हैं तो मानसून की अवधि घटती जाती है। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो देखो अपने दोनों कथन क्या है, सही है। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ए व दोनों कथन क्या है, सही है। तो देखो आज अपनी जलवायु से संबंधित 10 क्वेश्चन थे, और अब कल जो अपनी बात होगी वो भी जलवायु से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उनकी भी हम बात करेंगे कोपेन के अनुसार। धन्यवाद।